हेलो 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 हेलो, क्या हाल चाल? बढ़िया। चलो शुरू करते हैं। दर्शन दीजिए गुरुजी। गुरुजी आ गए हैं आपकी सेवा में। आइए ना, शुरू करते हैं हम लोग आज की शानदार कक्षा। और पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये रहा। द फर्स्ट क्वेश्चन इज ऑन द स्क्रीन इज 30 किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु 10 मीटर पर सेकेंड 10 मीटर पर सेकेंड के समान वेग से स्थानांतरित की जा रही है। वस्तु की गतिशील ऊर्जा क्या होगी? यहां बस ये क्वेश्चन हम इसलिए दिए कि यहां माइनस प्लस का मामला है। ध्यान से देखो, काइनेटिक एनर्जी बराबर तो हाफ एम वी स्क्वायर, इस सबको पता है, हाफ एम वी स्क्वायर। हर दिन दोस्त मेरे अब वैसी चीजें आपको सिखाएंगे जो जिन चीजों में आपको दिक्कत होती है। हाफ एम का मान 30 हो गया, भी स्क्वायर बोले तो 10 का स्क्वायर। यहां से हाफ एम 30 30 इंटू भी का स्क्वायर यानी 10 का स्क्वायर यानी 100। यहां से हो जाएगा 2 से 15, 15 से हो गलो तेरा 1500 जूल इज द राइट आंसर। अब मामला यह है दोस्त मेरे, कह रहा है 30 किलोग्राम की वस्तु 10 मीटर पर सेकेंड के समान वेग से स्थानांतरित की जा रही है। वस्तु की गतिशील ऊर्जा, तो ये बताओ आंसर जल्दी से क्या हो जाएगा? व्हाट इज द आंसर? बी फॉर बॉल इज द राइट आंसर। देखो, ऊर्जा जो प्लस माइनस होता है ना, वो सिर्फ ऊपर की ओर जाता है तब माइनस होता है, और नीचे की ओर आता है तब प्लस होता है। ऊर्जा जब ऊपर की ओर जाता है तो माइनस होता है, नीचे की ओर आता है तो प्लस होता है। ये मामला है कुल मिला के। अगर आप लाइव हैं क्या? हाँ जी लाइव हैं भाई, 10:14 हो रहा है। ऊपर की ओर जाते हैं तो माइनस होता है, नीचे की ओर आते हैं तो प्लस होता है। मान लो नहीं है तो आप पढ़ाई पे ध्यान दीजिए ना। अच्छा, ये इधर ऐसे नहीं कीजिए, आप अच्छे बच्चे हैं। अगर गतिज ऊर्जा हाफ एम बी स्क्वायर, ये कभी भी निगेटिव लगभग नहीं के बराबर होता है। खाली ये जो मामला होता है ये पोटेंशियल एनर्जी के बारे में होता है कि पोटेंशियल एनर्जी ऊपर की ओर निगेटिव, नीचे की ओर पॉजिटिव। काइनेटिक एनर्जी इज ऑलवेज बी पॉजिटिव। अब यहां से तो आंसर बी हो रहा है। अगले कॉन्सेप्ट ऑफ द डे में चलते हैं दोस्त मेरे, और इसी से रिलेटेड कुछ बातों को समझते हैं। ये क्षैतिज और उदग्र का जो मामला है, इसको एकदम ध्यान से समझ लो। क्षैतिज और उदग्र का जो मामला है दोस्त मेरे, कि 3 गो समीकरण है, पहला दूसरा और तीसरा। भी बराबर यू प्लस ए टी क्षैतिज में होगा, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, भी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2एस। फिर उदग्र की बात करोगे तो नीचे की ओर जाएगा, नीचे की ओर जाएगा, और नीचे से ऊपर की ओर जाएगा तो ए बराबर माइनस जी, और ऊपर से नीचे की ओर आएगा तो ए बराबर प्लस जी। ध्यान से देखो, नीचे से ऊपर की ओर जाओगे ए बराबर माइनस जी, ऊपर से नीचे की ओर जाओगे ए बराबर प्लस जी। ऐसे भी दोस्त मेरे, अगर गुरुत्वाकर्षण के सपोर्ट में होगा तो प्लस जी, और गुरुत्वाकर्षण के विरोध में होगा तो माइनस जी। गुरुत्वाकर्षण के विरोध में होगा दोस्त मेरे तो माइनस जी हो जाएगा, माइनस जी हो जाएगा। और गुरुत्वाकर्षण के सपोर्ट में हो जाएगा तो प्लस जी हो जाएगा, प्लस जी। साउंड प्रॉब्लम, साउंड का क्या प्रॉब्लम है भाई? जल्दी बताओ, गुरुत्वाकर्षण के सपोर्ट में प्लस जी या विरोध में माइनस जी हो जाएगा, तो वही हो रहा है। अगर नीचे से ऊपर की ओर जा रहा है तो माइनस जी, या ऊपर से नीचे आ रहा है तो प्लस जी। यहां तो ये समीकरण पहला है, ये दूसरा है, ये तीसरा है। इसको 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 दोस्त मेरे, यू और ए को काट दो हर जगह, तो कौन समीकरण क्या बताता है? तो ये वेग और समय को बताता है, ये विस्थापन और समय को बताता है, ये वेग और विस्थापन को बताता है, वेग और विस्थापन को बताता है। अगला, अगला आ जाओ। कहते हैं निम्नलिखित में से, निम्नलिखित में से, निम्नलिखित में से। अच्छा बताओ, तो नीचे से ऊपर की ओर फेंक रहे हैं, नीचे से ऊपर की ओर फेंक रहे हैं किसी वस्तु को, नीचे से ऊपर की ओर अगर मान लो फेंक रहे हैं, तो बताओ कौन सा समीकरण लगेगा? एगो भी बराबर यू प्लस ए टी लगेगा, दूसरा समीकरण भी बराबर यू माइनस जी टी लगेगा, और तीसरा एकदम एक बार में आप कह दीजिए अगर, तो बहुत आसानी से आप इसका न्यूमेरिकल बना पाइएगा। बताइए तो कौन समीकरण लगेगा? तीनों अलग अलग समीकरण नीचे से ऊपर फेंक रहे हैं। आंसर बताओ। पानी बहुत तेज बरस रहा है, किधर बरस रहा है पानी? इधर तो नहीं बरस रहा है। आंसर बता। भी बराबर यू प्लस सी टी, भी बराबर यू माइनस जी टी, भी बराबर पानी का बोतल ले आओ। आंसर बता दो। ऊपर की ओर जाना है ना, माइनस जी टी। एक बार में आपको समझ में आ जाना चाहिए, और वो आपको आता भी। अगला बताओ, अगर इस क्वेश्चन की ओर आते हैं, कहता टेक्नीशियन ग्रेड 3 का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम की परिघटना से संबंधित नहीं है? देखो,
गुरुत्वाकर्षण के नियम से पृथ्वी के परितः चंद्रमा की गति एकदम सही है। तो कोई भी ग्रह घूम रहा है गुरुत्वाकर्षण बल। चंद्रमा के कारण उत्पन्न होने वाला ज्वार भाटा ये भी सही है। नाभिक के परितः इलेक्ट्रॉन ये गलत है, ये नहीं है। हमको कह रहा है कौन नहीं है, तो केवल सी नहीं है कि जो नाभिक के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन की गति है ये अभिकेंद्र बल के कारण होता है। ये अभिकेंद्र बल के कारण होता है, और अभिकेंद्र बल जो मिलता है ये नाभिक विद्युतीय बल से मिलता है। अभिकेंद्र बल की अगर हम बात करें, ये विद्युतीय बल से मिलता है। अभिकेंद्र बल की अगर हम बात करें तो ये किस बल से मिलता है दोस्त मेरे? ये विद्युतीय बल से मिलता है। ये कौन बल से मिलता है? विद्युतीय बल से मिलता है। चंद्रमा के कारण ज्वार भाटा भी आता है, ये गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। कोई भी ग्रह सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगा रही है, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। कोई भी ग्रह अगर सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगा रही है तो गुरुत्वाकर्षण बल के कारण लगाती है। ज्वार भाटा होता है, ये भी गुरुत्वाकर्षण बल के कारण होता है, लेकिन ये नहीं होता है। अब देखो कॉन्सेप्ट ऑफ द डे में चलते हैं। घर्षण के द्वारा, एनसीईआरटी का एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है, कि एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है, खूब पूछा जाता है। देखो, ध्वनि एक प्रकार का कंपन है। ध्वनि की अगर हम बात करें तो ये एक प्रकार का कंपन है। और ऊष्मा की अगर हम बात करें, ऊष्मा अणुओं की औसत गतिज ऊर्जा के कारण उत्पन्न होता है। अणुओं की औसत गतिज ऊर्जा के कारण उत्पन्न होता है। औसत गतिज ऊर्जा के कारण उत्पन्न होता है। औसत गतिज ऊर्जा के कारण उत्पन्न होता है। ऊष्मा, ऊष्मा की अगर हम बात करें, अणुओं की औसत गतिज ऊर्जा के कारण उत्पन्न होता है। घर्षण जो होता है ये तापीय ऊर्जा में बदल जाता है। घर्षण की अगर हम बात करें, ध्यान से देखो, पढ़ना दोस्त मेरे बड़ा पेशेंस का चीज है। अगर आप कर पढ़ पाओगे तभी होगा, नहीं तो जहां हो वही रह जाओगे। एकदम ये बात ध्यान रखना। कहते हैं ध्वनि एक प्रकार का कंपन है, ऊष्मा अणुओं की औसत गतिज ऊर्जा के कारण उत्पन्न होता है। घर्षण ऊर्जा या घर्षण बल नष्ट नहीं होता, यह तापीय ऊर्जा में बदल जाता है। ये तीनों चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ये तीनों चीजें आपके लिए, आजकल आज एक नया सवाल हमको मिला था, कोलाइड विलियन। कोलाइड विलियन में दूध आता है। बताओ, दूध से मक्खन को अलग करने के लिए हम लोग किस विधि का उपयोग करते हैं? हम लोग अपकेंद्र बल, यानी दूध से मथनी जो लेके ऐसे से मथते हैं, तो दूध से मक्खन। कल मैं 1.5 केजी जलेबी खा गया था आपके कोचिंग में आकर। आप बहुत, हाँ यही यही काम करो ना तुम लोग। लास्ट में बनाने वाला भाग गया, कुछ बच्चों को काम में नहीं भी मिल पाया, क्योंकि वो बनाने वाला बोला अब हमरा से होवे नहीं करे। 1.5 किलो जलेबी आके खा गया। देख, कोई बात नहीं, चला खावे नहीं किया, कोई बात नहीं। तू वो एकदम बहुत बढ़िया काम किया दोस्त मेरे, भरपेट कम से कम खाया। तो आ जाओ इधर। कहते कोलाइड दूध जो है, और ये अपकेंद्रन मथने के द्वारा। तो आपको कहेगा कोलाइड विलियन को किस विधि द्वारा अलग करते हैं? अपकेंद्रन विधि द्वारा। एनसीईआरटी का लाइन है, कंप्लीट एनसीईआरटी ने खुले शब्दों में लिखा हुआ है। ध्वनि एक प्रकार का कंपन है, ऊष्मा अणुओं की औसत गतिज ऊर्जा के कारण, और घर्षण ऊर्जा तापीय ऊर्जा में बदल जाती है। चलो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि जब पिंड वृत्ताकार मार्ग पर स्थिर कोणीय वेग से गतिमान है तब कोणीय त्वरण का मान क्या होगा? देखो, अगर वृत्ताकार मार्ग पर अस्थिर कोणीय वेग है, अस्थिर कोणीय वेग है, तो वेग अगर अस्थिर है तो इसका मतलब त्वरण का मान 0 होगा, क्योंकि वेग में परिवर्तन से त्वरण होता है। वेग में परिवर्तन से त्वरण होता है। कि जब किसी पिंड के मार्ग में अस्थिर कोणीय वेग से गतिमान हो तब कोणीय त्वरण का मान क्या होगा? 0 होगा। क्यों 0 होगा? क्योंकि भैया जब वेग अस्थिर है तो त्वरण का मान कितना हो जाएगा? 0 होगा। अगला कॉन्सेप्ट ऑफ द डे में आपका स्वागत करते हैं, गौर फरमाइएगा। कहते हैं गैर परंपरागत या अपरंपरागत ऊर्जा स्रोत जो वर्तमान में प्रयोग किया जा रहा है और नष्ट न होने वाला है, जो नष्ट नहीं होने वाला है, वो है गैर परंपरागत या अपरंपरागत या नॉन कॉन्वेंशनल, जो कभी समाप्त नहीं होगा, जो नया है। साइंस का बुक अभी आउट ऑफ स्टॉक है दोस्त मेरे, आएगा। एक एग्जाम्पल में आता है दोस्त मेरे, एक एग्जाम्पल में आओगे तो एक एग्जाम्पल में भूतापीय ऊर्जा कभी खत्म नहीं होगा, जल ऊर्जा, पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, बायोगैस ऊर्जा, ज्वार ऊर्जा, ये सब कभी ना खत्म होने वाला। इसका ठीक उल्टा होता है जिसको हम लोग कहते हैं परंपरागत। परंपरागत ये समाप्त होने वाला है, ये समाप्त होने वाला ऊर्जा स्रोत है, ये समाप्त होने वाला ऊर्जा स्रोत है, ये समाप्त होने वाला ऊर्जा स्रोत है।
परंपरागत जो कहते हैं जिसको आप, और जो उसको हम अनवीन कहते हैं, जिसको हम अनवीन कहते हैं, जिसको आप परंपरागत कहते हैं, समाप्त होने वाला ऊर्जा स्रोत है परंपरागत। एएलपी का फाउंडेशन बैच कब स्टार्ट होगा? होगा दोस्त मेरे, बहुत जल्द स्टार्ट होगा। कहते हैं गैर परंपरागत या अपरंपरागत ऊर्जा का स्रोत अगर हम बात करें, भूतापीय ऊर्जा, जल ऊर्जा, पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, बायोगैस ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, ये दोस्त मेरे गैर परंपरागत या अपरंपरागत है। अब परंपरागत अगर कहोगे तो समाप्त होने वाला ऊर्जा का स्रोत, जो अनवीन है, जो नया नहीं है, जैसे कोयला वगैरह, क्या है? अपरंपरागत है। अगला बताओ, अगला कहता है एक वृत्ताकार एएलपी का क्वेश्चन है 2018 का। एक वृत्ताकार मार्ग पर घूमती हुई वस्तु की कक्षीय चाल दुगुनी कर दी जाए, कोणीय वेग आधा कर दिया जाए, तो इसका अभिकेंद्र त्वरण कितना होगा? देखो ए बराबर फॉर्मूला होता है एफ सी, देखो अभिकेंद्र बल बराबर फॉर्मूला होता है एम वी स्क्वायर बाय आर। तो एम वी स्क्वायर बाय आर, देखो एफ सी बराबर फॉर्मूला होता है एम वी स्क्वायर बाय आर। यहां से आप m इंटू इसको लिख सकते हैं वी स्क्वायर बाय आर, m इंटू ए, तो ए बराबर हो जाता है वी स्क्वायर बाय आर। अब ध्यान देना, ई बराबर चूंकि होता है ओमेगा आर, यहां से भी के जगह पर ओमेगा आर रख दो, तो ए बराबर ओमेगा आर का होल स्क्वायर, यानी भी बराबर ओमेगा आर बट्टा आर, यहां से ओमेगा आर स्क्वायर बट्टा आर, ये कट गया, दैट इज ओमेगा आर। यानी ओमेगा जो है ये कोणीय वेग है, ए बराबर ओमेगा इंटू आर होता है। अब कह रहा है क्वेश्चन कि यदि वस्तु की कक्षीय चाल भी दुगुनी तथा कोणीय वेग आधा कर दिया जाए तो अभिकेंद्र त्वरण क्या होगा? ध्यान से देखो, ए बराबर वी स्क्वायर बाय आर, वी स्क्वायर को हम लिख सकते हैं ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर, यहां से ये और ये कट गया तो ये हो गया ओमेगा आर। अब यहां से हमको जो है ओमेगा ए बराबर भी बराबर तो ओमेगा आर होता है, ए बराबर ओमेगा, और आर के जगह पर भी बराबर ओमेगा आर है, तो आर के जगह पर भी बटा ओमेगा कर देते हैं। आर बराबर भी बराबर ओमेगा आर है ना रे। रुक जा, ए को भी बचाना पड़ेगा। ओमेगा आर, तो अच्छा यहां पर गड़बड़ हो गया ना, ओमेगा स्क्वायर ना हो जाएगा रे, ये ओमेगा स्क्वायर आर हो जाएगा। ध्यान से देखो, ये ओमेगा स्क्वायर आर हो जाएगा। रुक जा, गड़बड़ हो गया। ए बराबर भी स्क्वायर बाय आर है, हमको कह रहा है कि चाल को दुगुना और ओमेगा को आधा कर दे, यानी हमको ओमेगा और भी में रिलेशन चाहिए। तो ए बराबर भी छोड़ दो, आप भी बट्टा आर को ओमेगा लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं भी बट्टा आर, भी स्क्वायर बाय आर को भी इंटू भी बट्टा आर लिख सकते हैं, भी बट्टा आर को हम लोग ओमेगा लिख सकते हैं। देखो ए बराबर भी ओमेगा, यानी ए बराबर अगर भी ओमेगा है, ए बराबर ए नया बराबर अगर मान लो तो आ रहा है कि कक्षीय चाल को दुगुना तथा कोणीय वेग को आधा, तो कक्षीय चाल को दुगुना कक्षीय चाल को दुगुना कोणीय वेग को आधा, ये दो कट गया, तो फिर वही आ जाएगा भी ओमेगा, फिर वही आ जाएगा दोस्त मेरे भी ओमेगा, यानी कोई परिवर्तन नहीं होगा, अपरिवर्तित रहेगा ए फॉर एप्पल। एलपी टेस्ट के लिए वीडियो बनाइए, एलपी का टेस्ट चल रहा है दोस्त मेरे बिग बूस्टर ऐप पे। ध्यान से देखो, एकदम थोड़ा सा क्वेश्चन दोस्त मेरे अलग है, एकदम हम फिर से समझा देते हैं। अभिकेंद्र बल एम भी स्क्वायर बाय आर, एम इंटू भी स्क्वायर बाय आर, भी स्क्वायर बाय आर को ए लिखते हैं, तो भी बराबर ओमेगा आर हो गया, भी बराबर क्या हो गया ओमेगा आर। ए बराबर यहाँ भी इंटू भी बटा आर लिखेंगे, इसको ओमेगा लिखेंगे, भी ओमेगा, और A1 बराबर इसको दुगुना कर रहा है, इसको आधा कर रहा है, दो कट गया, तो फिर वही ना बच गया, तो भी ओमेगा अपरिवर्तित रहेगा। अगला बता दो, कॉन्सेप्ट ऑफ द डे में आपका स्वागत है, बताइए इसका आंसर क्या? नहीं, इस कॉन्सेप्ट को सीखने की कोशिश कीजिएगा। कहता सूर्य का प्रकाश, वायु इत्यादि अक्षय ऊर्जा का स्रोत है। देखो ये हमेशा ध्यान रखिएगा दोस्त मेरे, सूर्य के बारे में ऐसा कहा जाता है, किसके बारे में? सूर्य के बारे में ऐसा कहा जाता है कि अक्षय ऊर्जा का स्रोत है, अक्षय ऊर्जा का स्रोत है, और गैर पारंपरिक है, मतलब नया है, गैर पारंपरिक ऊर्जा का स्रोत है,
अक्षय ऊर्जा का स्रोत है, गैर पारंपरिक ऊर्जा का स्रोत है, प्रत्यक्ष ऊर्जा का स्रोत है, और इसमें ईंधन के रूप में हाइड्रोजन का उपयोग होता है, और उत्पाद के रूप में हीलियम का उपयोग होता है, और सूर्य में अगर हम बात करें तो नाभिकीय संलयन अभिक्रिया होती है, नाभिकीय संलयन अभिक्रिया होती है। अब देखो, ये अक्षय ऊर्जा का स्रोत है। सूर्य का प्रकाश पौधे मात्र 1% लेते हैं। अब देखो, जो अभी लिए होंगे ना बिग बूस्टर पे, अभी 2-4 दिन में आप लिए होंगे, तो आपका एक्टिवेट नहीं हुआ होगा, हो जाएगा एक्टिवेट, एकदम टेंशन नहीं लीजिए। अब देखो, तापीय शक्ति संयंत्र में विद्युत ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए किसका उपयोग करते हैं? कोयला का, जीवाश्म का, यानी कोयला का उपयोग करते हैं। जितना थर्मल पावर प्लांट है उसमें विद्युत उत्पन्न करने के लिए कोयला का उपयोग करते हैं। तापीय विद्युत संयंत्र में ईंधन के रूप में जीवाश्म ईंधन, और इसी जीवाश्म ईंधन को कोयला कहते हैं। जितना थर्मल पावर प्लांट है उसमें जीवाश्म ईंधन। बताओ, सबसे अधिक विद्युत जो है हम लोग कहां से लेते हैं? एगो जल विद्युत से लेते हैं, आकि दूसरा थर्मल पावर प्लांट से लेते हैं? बताओ जल्दी, सबसे ज्यादा बिजली बिजली जो हम लोगों को मिलता है जल विद्युत से कि थर्मल से? जल्दी बताओ, व्हाट इज द आंसर? सबसे ज्यादा हम लोगों को थर्मल पावर प्लांट से, यानी कोयला जलाकर, यानी जीवाश्म ईंधन से हम लोगों को मिलता है 65% बिजली। 65% बिजली हम लोगों को यहीं से मिलता है। तब सूर्य के प्रकाश का अक्षय ऊर्जा का स्रोत है, गैर परंपरागत है, प्रत्यक्ष ऊर्जा का स्रोत है, ईंधन के रूप में हाइड्रोजन उत्पाद, हीलियम और नाभिकीय संलयन अभिक्रिया का उदाहरण है। अगला देखो, कहता है 1 मीटर व्यास के एक फ्लाईव्हील की रिम एक बिंदु यदि 1200 चक्कर प्रति मिनट की दर से घूम रहा है तो त्वरण का मान क्या होगा? कैसे बनाइएगा बताइए। 1200 चक्कर प्रति मिनट घूम रहा है तो त्वरण का मान क्या होगा? व्हाट इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 5? जल्दी बता। 1 मीटर व्यास है, 1 मीटर व्यास है दोस्त मेरे, तो 1 मीटर व्यास है मतलब डायमीटर कितना हो गया? डायमीटर अगर कहोगे, 1 मीटर व्यास है, डायमीटर हो गया 1/2 मीटर, आधा हो गया। बिंदु पर यदि इतना चक्कर प्रति मिनट के दर से घूम रहा है, इतना चक्कर प्रति मिनट की दर से घूम रहा है, यानी n का मान हो गया 1200। चक्कर प्रति मिनट को हम लोग सेकंड में अगर बदलते हैं तो मिनट को सेकंड में बदलने के लिए 60 देंगे, 60 से भाग देंगे तो ये हो जाएगा चक्कर प्रति सेकंड। तो घूम रहा है, तो त्वरण का मान क्या होगा? यहां से n का मान अगर ले लोगे, ये कट जाएगा, 6 दूनी 12, n का मान हो जाएगा 20 चक्कर प्रति सेकंड, यानी 20 हर्ट्ज। डायमीटर आपको, डायमीटर नहीं, ये तो त्रिज्या हो गया ना, त्रिज्या आपको दे दिया है। डायमीटर 1 मीटर व्यास है, त्रिज्या 1/2 मीटर हो गया। अब n का मान पता है और हमको निकालना क्या है बताओ? त्वरण का मान क्या होगा? व्हील घूम रहा है तो यानी त्वरण का मान a निकालना है। a बराबर होता है ओमेगा इंटू आर, या v² r होता है तो उसको हम लोग ओमेगा इंटू आर लिखते हैं। a बराबर ओमेगा के जगह पर 2πn इंटू आर हो जाएगा। a बराबर 2 इंटू पाई, पाई को पाइये रहने दो, n का मान है 20 इंटू आर का मान है 1/2, 2 कट जाएगा। बता दो कितना हो जाएगा? व्हाट इज द आंसर? आंसर बता दो कितना हो जाएगा? व्हाट इज द आंसर? बात और है, जल्दी बता। ए बराबर AC बराबर, अभी हम तुरंत बताए थे, अगर अभिकेंद्र त्वरण की बात करोगे, घूम रहा है तो त्वरण बराबर A बराबर v²r होता है। अब v² को हम लिख सकते हैं v/r को ओमेगा, तो v/r को ओमेगा तो ओमेगा इंटू v हो जाएगा। v बराबर होता है ओमेगा r, तो यहां से v/r को हम लिख सकते हैं, v/r को लिख सकते हैं ओमेगा, तो एगो v एगो r, तो यहाँ v हो जाएगा। ओमेगा के टर्म में ले जाओगे, रुको रुको, ओमेगा के टर्म में ले जाओगे तो v²r को ऊपर नीचे तुम r से गुना भाग कर दो, r से गुना भाग कर दो तो ये हो जाएगा v²/r² को लिख सकते हैं ओमेगा² इंटू आर। अब ओमेगा² इंटू आर कर दो, जाओ देखो, v²/r को ऊपर नीचे r से गुना भाग कर दो। अभी सवाल जिसको बाउंसर हो रहा होगा थोड़ा सा ध्यान से समझना।
रोशन सर दोस्त मेरे, उनकी तबीयत थोड़ी खराब है इसलिए वो एब्सेंट है। का ये कमर में जो है ना कुछ प्रॉब्लम आ गया है। आ जाओ इधर। कहते हैं ए बराबर भी स्क्वायर बाय आर, ऊपर नीचे आर से गुना भाग कर लोगे तो ये हो जाएगा भी स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, जिसको हम ओमेगा स्क्वायर लिख सकते हैं। यहां से देखो इसको इधर लाओगे तो भी बट्टा आर बराबर ओमेगा हो जाएगा, तो भी स्क्वायर बाय आर स्क्वायर को ओमेगा इंटू आर लिख दिया तो ओमेगा स्क्वायर आर हो गया। अब ओमेगा स्क्वायर आर को हम 2 पाई एन का होल स्क्वायर इंटू आर लिख सकते हैं। अब 2 पाई एन हो जाएगा तो ये हो जाएगा कितना, बाहर निकालोगे तो ये हो जाएगा 4 पाई एन स्क्वायर इंटू आर। यहां से ए बराबर 4 इंटू पाई स्क्वायर, ये पाई स्क्वायर हो जाएगा इंटू एन स्क्वायर का मान है कितना 20, तो 20 गुना 20 स्क्वायर इंटू आर, आर का मान है 1/2, तो यहां से 2 से 2 कट जाएगा, 2 दूनी 4 और 4 दूनी 800। देखो तो 800 पाई स्क्वायर है क्या, आंसर है क्या 800 पाई स्क्वायर मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब जकरा कुछ लोग कहेंगे सर बाउंसर हो गया, तनी बताइए तो एक बार बढ़िया से एकरा। चलो एक बार बढ़िया से बता देते हैं। ये क्वेश्चन दोस्त मेरे वृत्तीय गति से इस बार भी क्वेश्चन ग्रुप डी में भी पूछा है, पिछले बार भी पूछा था। ध्यान से देखो, आपको पता होगा कि अभिकेंद्र बल का जो फॉर्मूला होता है और अपकेंद्र बल का जो फॉर्मूला होता है एफ सी बराबर होता है एम वी स्क्वायर बाय आर। अब हम ये जानते हैं कि बल बराबर होता है द्रव्यमान गुना त्वरण, एफ सी बराबर होता है एम इंटू वी स्क्वायर बाय आर। बहुत बढ़िया। अब ये जो एम एम ए है, ये त्वरण का मान जो होगा वृत्तीय गति में, ये त्वरण हो गया ए बराबर वी स्क्वायर बाय आर। क्या हो गया, ए बराबर वी स्क्वायर बाय आर। अब ध्यान से देखना, अगर आप भी बराबर फॉर्मूला होता है ओमेगा आर, यहां से भी बट्टा आर बराबर हो जाएगा ओमेगा। यहां से जब इसको सॉल्व करोगे तो ए बराबर यानी ए सी आप कह सकते हैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन बराबर ई ऊपर नीचे भी स्क्वायर बाय आर है, ऊपर नीचे आप आर से गुना भाग कर दीजिए, आर से गुना भाग कीजिएगा तो ए सी बराबर हो जाएगा भी स्क्वायर बाय आर स्क्वायर इंटू आर। अब भी बट्टा आर को ओमेगा लिख सकते हैं तो ए सी बराबर हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर इंटू आर। समस्या ही है कि ये को अगर हम चाहते तो ये क्वेश्चन हटा देते देने टाइम, देवे नहीं करते तुमको, आज के लिस्ट में ये देवे नहीं करते तो तुम सीख नहीं पाता। तो दोस्त मेरे तो फिर वही बात है, गाजर में विटामिन ए पढ़ते रहो, जिंदगी भर 1 नंबर से छूटते रहो। गाजर में विटामिन ए होता है, पढ़ते रहो, और नींबू का साइट्रिक एसिड 2.2 से 2.4 पीएच होता है, पढ़ते रहो, 1 नंबर से छूटते रहो। क्योंकि लाखों लोगों ने फॉर्म भरा और हजारों को नौकरियां होनी। दोस्त मेरे आपको समझना पड़ेगा, नहीं समझिएगा तो मामला हो जाएगा गड़बड़। चलो अगले क्वेश्चन कॉन्सेप्ट ऑफ द डे में चलते हैं। परंपरागत ऊर्जा स्रोत हम बोले जो समाप्त हो जाएगा, अब नष्ट होने वाला है, जैसे कोयला, पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, प्राकृतिक गैस, तेल, नाभिकीय ऊर्जा, समाप्त हो जाएगा। वहां एनसीईआरटी का लाइन है, ध्यान से देख लो। महासागरीय तापीय ऊर्जा का कारण है महासागर के भिन्न भिन्न स्तरों पर तापमान का अंतर 20 डिग्री सी। अलग अलग स्तर पर महासागरीय तापीय ऊर्जा का मतलब है अलग अलग स्तर पर तापमान का अंतर कितना डिग्री सी है, 20 डिग्री सी। इसी को महासागरीय तापीय ऊर्जा कहते हैं। बताओ, एक सरल लोलक का गोलक माध्य स्थिति से महत्तम स्थिति तक 0.4 सेकंड में पहुंचता है, इसका आवर्तकाल क्या हो। अब हमको तुम कहोगे दोस्त मेरे लॉलीपॉप क्वेश्चन ला के हमरा पढ़ा दीजिए। हम ये बैच इसलिए शाम में पढ़ाते हैं कि जो बच्चा रेगुलर होगा उसके मेरिट बनने में योगदान दे पाएंगे। एक सरल लोलक के गोलक माध्य स्थिति से महत्तम स्थिति तक 0.4 सेकंड में पहुंचता है। बहुत बढ़िया बात। यहां से यहां तक ये पहुंचता है 0.4 सेकंड में। तो कहता है इसका आवर्त काल क्या होगा। आवर्त काल होता है एक चक्कर लगाने में लगा समय, यानी अगर एक बार यहां से यहां गया फिर यहां से यहां आया, उसमें जो लगा समय होता है उसी को आवर्त काल कहते हैं। अब ध्यान से देखो, यहां से यहां अगर जाने में 0.4 सेकंड लगा तो इसमें भी 0.4 सेकंड लगेगा। ध्यान से देखो, 0.4 सेकंड 0.4 सेकंड तो 0.8 सेकंड, अब फिर आएगा 0.8 सेकंड 1.6 सेकंड। देखो यहां से हम यहां गए आधा दोलन, फिर यहां आ गए ये पूरा दोलन। ध्यान से देखना, यहां से यहां गए आधा दोलन और फिर यहां से यहां आए पूरा दोलन।
हमको कह रहा है मध्य स्थिति से अंत स्थिति तक 0.4 सेकंड में गया, तो भैया यहां से यहां तक तब 0.8 सेकंड है, फिर 0.8 सेकंड, तो 1.6 सेकंड इज द राइट आंसर। 1.6 सेकंड इज द राइट आंसर। बताओ, कॉन्सेप्ट ऑफ द डे में आपका स्वागत करते हैं। और यहां पर दोस्त मेरे बहुत बच्चों को रिजल्ट में दिक्कत हुआ। प्रत्यास्थता गुणांक, यंग प्रत्यास्थता गुणांक, अभी हम उस बच्चे को याद कर रहे हैं जिसका न्यूटन बटा मीटर स्क्वायर और न्यूटन बटा मीटर में दोस्त मेरे 1 नंबर के कारण इसका रिजल्ट कर। अब ध्यान से देखना कि प्रत्यास्थता गुणांक, यंग प्रत्यास्थता गुणांक, आयतन प्रत्यास्थता गुणांक, दृढ़ता गुणांक, इस सब का सही मात्रक न्यूटन बटा मीटर स्क्वायर है। दाब का भी मात्रक यही। आदर्श तरल घर्षणहीन और असंपीड्य होता है। आदर्श तरल उस तरल को कहते हैं जिसमें ना कोई घर्षण हो और ना उससे दबाया जा सके, उसी को आदर्श तरल कहते हैं। और जितना प्रत्यास्थता गुणांक, यंग प्रत्यास्थता गुणांक, आयतन प्रत्यास्थता गुणांक, दृढ़ता गुणांक का सबका सही मात्रक, दाब का, प्रतिबल का इस सब का सही मात्रक न्यूटन बटा मीटर स्क्वायर होता है। इसी को पास्कल कहते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से किस परिघटना का उपयोग गैस को द्रवित करने के लिए। अब देखो बढ़िया से, गैस को ध्यान से देखना, एकदम आराम से। ठोस को एनसीईआरटी में दिया हुआ है दोस्त मेरे, गर्म करोगे द्रव में बदलेगा, द्रव को और गर्म करोगे गैस बनेगा, और इसको हम लोग कहते हैं दोस्त मेरे ऊष्मा तोषी, क्योंकि ये ऊष्मा ग्रहण कर रहा है। फिर आ जाओ इधर, गैस को ठंडा करोगे, ठंडा कब करेंगे, जब ऊष्मा निकालेंगे, ठंडा करोगे द्रव बनेगा, द्रव को ठंडा करोगे ठोस बदलेगा, तो ठंडा करने के लिए ऊष्मा निकालना होगा, तो ये ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया है। अब ध्यान से देखो, क्वेश्चन तो हर कह रहा है गैस को द्रव में बदलना है। देखो यहां, गैस को ठंडा करेंगे तो द्रव में बदलेगा, ठंडा करने के लिए ऊष्मा निकालना होगा, ऊष्मा निकालना होगा यानी ऊष्मा क्षेपी प्रक्रिया है, यानी तापमान को बढ़ाना है नहीं, तापमान को घटाना है। बाकी ये दोनों गया बुरा में, तापमान को घटाना है, ये तो एकदम क्लियर है। आप ध्यान से देखना, तापमान को कम करना है, ये बात पहले से फिक्स है, तापमान को कम करना है। आप बताओ, जब ये आप गैस को सिलेंडर में भरते हैं द्रवित अवस्था में, तो अगर प्रेशर हाई रहता है कि लो रहता है, एकदम हाई रहता है। कभी गैस सिलेंडर में द्रव बना के जो हम एलपीजी गैस को भरते हैं तो उसका प्रेशर हाई रहता है। आंसर हो जाएगा तापमान का घटना और दाब का बढ़ना, तापमान का घटना और दाब का बढ़ना। अब तुम कहोगे ये सब पूछवे नहीं करेगा सर, क्या बता रहे हैं आप। टेक्नीशियन ग्रेड 3 का 26 दिसंबर 2024 शिफ्ट 1 का क्वेश्चन। अगला 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 अगला, ये अवतल दर्पण उत्तल दर्पण के बारे में दोस्त मेरे आप जानते होंगे, ये जान लीजिए। अवतल दर्पण उत्तल दर्पण के बारे में अगर नहीं जानते हैं तो जान लीजिए दोस्त। आ हा 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 आ हा हा हा। देखो, अनंत पर वस्तु रहेगा, फोकस पर बनेगा, अनंत और सी के बीच, एफ और सी के बीच, सेंटर पे रहेगा, सेंटर पे बनेगा, सी और एफ के बीच रहेगा, सी और अनंत के बीच, एफ पर रहेगा, अनंत पर रहेगा, एफ और पी के बीच, दर्पण के पीछे। अब देखो यहीं पर गड़बड़ क्या कर दिया है कि यहां जो अनंत पर बनने वाला प्रतिबिंब है ना, नया एनसीईआरटी अभी नया एडिशन आएगा इसके जैसा सामान्य विज्ञान का, उसमें भी चेंज हो जाएगा। जो अनंत पर बनने वाला प्रतिबिंब है ना, एक और है कि भैया बनेगा ही नहीं। अनंत पर जो बनने वाला प्रतिबिंब है उसके बारे में एनसीईआरटी ने क्या लिखा है दोस्त मेरे, उसने लिखा है कि भैया ये बनेगा ही नहीं। चाहे वो किसी भी दर्पण या लेंस में हो, एनसीईआरटी ने क्लियर लिखा है कि भैया दर्पण दर्पण में या लेंस में अनंत पर जो प्रतिबिंब बनता है, पहले हम लोग कहते थे अनंत पर बड़ा वास्तविक और उल्टा, अनंत पर जो बनने वाला प्रतिबिंब है वो प्राप्त नहीं होगा, प्राप्त नहीं होगा।
अनंत पर जो बनने वाला प्रतिबिंब है वो प्राप्त नहीं होगा, चाहे वो दर्पण हो, अवतल दर्पण और उत्तल लेंस में। अब देखो एक और जो मेजर चेंजेस आया है ब्लीचिंग पाउडर के फॉर्मूला में। ब्लीचिंग पाउडर में जो ओल्ड एनसीईआरटी था, जो ओल्ड एनसीईआरटी था उसका फॉर्मूला था CaOCl इंटू Cl या CaOCl2 CaOCl2 ये फॉर्मूला था ब्लीचिंग पाउडर का। जो पहले फॉर्मूला था CaOCl2 था या CaOCl इंटू Cl। अब जो फॉर्मूला है, अब जो न्यू फॉर्मूला ब्लीचिंग पाउडर का आया है उसमें CaOCl हॉल का 2 दे दिया है। ध्यान से देखो ओल्ड फॉर्मूला जो था CaOCl इंटू Cl था या CaOCl2 था, CaOCl2 था। अब न्यू फॉर्मूला जो आया है वो CaOCl हॉल का 2 आया। ये न्यू फॉर्मूला आया ब्लीचिंग पाउडर का। और यही दो मेजर चेंजेस है। दर्पण और लेंस में अनंत पर बनने वाला प्रतिबिंब लिख दिया, सीधे प्राप्त नहीं होगा, खास करके अवतल दर्पण और उत्तल लेंस। और ये जो है ना, ये ब्लीचिंग पाउडर का जो नया फॉर्मूला है वो पहले वाला था CaOCl इंटू Cl या CaOCl2, अब है CaOCl हॉल का 2, हॉल का 2। साइंस टेस्ट हो रहा है भाई ऑनलाइन में, मतलब ऑफलाइन में। कहते हैं गैस से द्रव बनना है, अभी बोल ठंडा करना है, और द्रव से ठोस में रूपांतरण का कहा जाता है। तो गैस से जब द्रव में बदलिएगा तो ठंडा कीजिएगा, ठंडा कीजिएगा तो इसको हम लोग कहते हैं संघनन, संघनन कहते हैं। टेक्नीशियन का क्वेश्चन है, देख लो। द्रव, ये गैस जब भी, वाष्प जब भी द्रव में बदलेगा इसको संघनन कहेंगे। द्रव जब ठोस में बदलेगा तो इसको ठोसीकरण कहेंगे। अब भैया ठोस जब सीधे गैस में बदल जाएगा, ठोस जब सीधे गैस में बदलेगा तो इसको हम लोग ऊर्ध्वपातन कहेंगे, ऊर्ध्वपातन कहेंगे। गैस जब सीधे ठोस में बदल जाएगा इसको निक्षेपण कहेंगे, डिपोजिशन कहेंगे, निक्षेपण या डिपोजिशन कहते हैं। आंसर बता दो जल्दी से। संघनन और ठोसीकरण, संघनन और ठोसीकरण, ए नंबर हो जाएगा आंसर। तुम कहोगे ये सब पूछवे नहीं करता है गुरुजी, टेक्नीशियन का क्वेश्चन है दोस्त, ऐसे नहीं बोल, आप तो अच्छे बच्चे हैं। हो गया। अगला क्वेश्चन में चलते हैं। बताओ कॉन्सेप्ट ऑफ द डे में आप दो चीज हमेशा ध्यान रखिएगा दोस्त मेरे, कि अवतल दर्पण लेंस सूत्र 1/v - 1/u बराबर 1/f होता है, और लेंस का आवर्धन क्षमता v/u हाइट ऑफ द इमेज बटा हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट होता है। यही अगर, ये तो पूरे के पूरे कहानी लेंस की है, ये पूरा कहानी लेंस का है। यही कहानी अगर दर्पण का होगा ना, इसका फॉर्मूला हो जाएगा 1/v + 1/u बराबर 1/f, और इसका आवर्धन हो जाएगा दोस्त मेरे -v/u हाइट ऑफ द इमेज बटा हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ द इमेज बटा हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। जी आपकी पुरानी बुक लिए हैं, एक भैया हुए रेलवे में वही दिए हैं, 2015 वाले ही पढ़ते थे, वही क्वेश्चन देगा। बहुत बढ़िया, खूब मन लगा के पढ़िए ना दोस्त, एकदम फंसेगा। दर्पण 1/v + 1/u बराबर 1/f, आवर्धन m बराबर -v/u हाइट ऑफ द इमेज बटा हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। खाली यहाँ माइनस नहीं होगा लेंस में, यहाँ पर माइनस हो जाएगा, यहाँ प्लस होगा दर्पण में, यहाँ माइनस हो जाएगा लेंस में, एकदम याद रखिएगा। बता 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 बता, एक आंसर बता दो जल्दी से, क्या हो जाएगा? व्हाट इज द आंसर? एक कहता है पानी की सतह पर लोहे का एक ठोस छड़ रखा जाता है, यदि लोहे की छड़ पानी द्वारा ऊपर की ओर लगाए जाने वाला बल छड़ पर नीचे की ओर लगाए जाने वाले बल से अधिक है, यानी ये लोहे की छड़ पर जो ऊपर की ओर बल है वो अधिक है। क्वेश्चन देखो यही कह रहा है, फाइनली कह रहा है पानी की सतह पर लोहे की एक ठोस छड़ रखी जाती है, यदि लोहे की छड़ पर पानी द्वारा ऊपर की ओर लगाया जाने वाला बल छड़ पर नीचे की ओर लगाए जाने वाले बल से अधिक है,
यानी ऊपर की ओर जो बल लगाया जा रहा है अधिक है, तो ऊपर की ओर बल लगाया जा रहा है वो अधिक है। तैरेगा कि डूबेगा? बताओ आंसर। तैरेगा कि डूबेगा? व्हाट इज द आंसर? कहते हैं लोहे की छड़ धीरे धीरे डूब जाएगी, लोहे की छड़ नीचे की ओर जाएगी, लोहे की छड़ पानी की सतह पर तैरने लगेगी। आंसर तो हमको लगता है सी फॉर कैट हो जाएगा, एकदम खट से। तो ये बल ऊपर की ओर लगने वाला बल ज्यादा है तो तैरेगी, नीचे की ओर लगने वाला बल ज्यादा है डूब जाएगी, दोनों बराबर है, बीच में रहेगी। बोरीसिलिकेट, बोरीसिलिकेट माइक्रोवेव में ओवैन में करते हैं बोरीसिलिकेट का बर्तन। बोरीसिलिकेट का जो बर्तन है माइक्रोवेव ओवैन में यूज करते हैं, यह ऊष्मा प्रतिरोधी है, गर्म नहीं होता है। ये बोरीसिलिकेट का बर्तन माइक्रोवेव ओवैन में यूज करते हैं, ऊष्मा प्रतिरोधी होता है और ये ऊष्मा के कारण गर्म नहीं होता है। खाना गर्म हो जाएगा लेकिन बर्तन गर्म नहीं होगा। अगला क्वेश्चन देखो तो क्या कहता है, अगला क्वेश्चन कह रहा है 2000 ग्राम पानी का तापमान 10 डिग्री सी से 50 डिग्री सी बढ़ाने के लिए Q बराबर फॉर्मूला लगा दो एम एस थीटा। Q बराबर होगा एम का मान होगा 2000 ग्राम। अगर अगर कैलोरी में निकालना है तो 2000 ही रहने दो। एस जो है विशिष्ट उष्माधारिता है, जो पानी है, पानी के लिए 1 होता है। जूल पर केजी पर केल्विन में 4200 होता है। थीटा तापमान में अंतर है, 50 में से 10 गया कितना हो जाएगा 40। ये हो जाएगा क्यू का मान 4 दूनी 8, 8 पर हो गया 4 गो जीरो, 1 2 3 4। ये हो गया कैलोरी, कैलोरी। और अगर कैलोरी यानी कितना 8 पर 4 गो जीरो, यानी ए नंबर इज द राइट आंसर। ये नंबर हो जाएगा क्या, या इसी को हम लिख सकते हैं 80 किलो कैलोरी। 80 किलो कैलोरी इज द राइट आंसर। अगला बताओ कॉन्सेप्ट ऑफ द डे में ध्यान से देखना दोस्त मेरे, इसका ये हवा का 1.0003 कर लो, जल जो है 1.33 करता है, कांच 1.5 है, हीरा 2.42 है। इसको भी दोस्त मेरे यहां पर 1.0003 कर लो। कहीं 8 भी देता है, कहीं 3 भी देता है। देखो सच पूछो दोनों सही है, डिपेंड करता है सघनता पर कि सघनता कितनी ज्यादा, ज्यादा होगी तो ज्यादा होगा, कम होगा तो कम होगा, तो इसका वैल्यू थोड़ा बहुत डिफ्लेक्ट हो सकता है। साइंस का 5th नहीं अब 6th एडिशन मिलेगा दोस्तों। आंसर बता। सर जी नीतीश कुमार नाम का लड़का आज आपके पास गया था, एएलपी में सिलेक्टेड है? हाँ हाँ है, एकदम गया था, आज आया था चिलवा हमारे। निर्वात में एक, हवा में 1.003, जल में 1.33, कांच 1.5, हीरा होता है 2.42। सबसे ज्यादा अपवर्तनांक हीरा का होता है। अपवर्तनांक से किसी माध्यम का सघनता का पता चलता है। हम चाहते हैं दोस्त मेरे तुम भी आओ एक दिन सेलेक्ट होकर के, और जल्दी आओगे उम्मीद करते हैं ऐसा। बताओ इतना ग्राम इतना की डिग्री सी पर 5 ग्राम जल को जलवाष्प में बदलने के लिए कितनी ऊष्मा लगेगी? जल को जलवाष्प में बदलना है दोस्त मेरे, हम तो बना देंगे, ध्यान से देखना। जल है कितना डिग्री सी पर, 100 डिग्री सी पर 5 ग्राम है, इसको जलवाष्प में बदलना है, 2100 डिग्री सी पर बदलेगा। 100 डिग्री सी पर 5 ग्राम है, इसको जलवाष्प में बदलने के लिए यानी अवस्था परिवर्तन के लिए दी गई ऊष्मा Q बराबर ml है। m का मान 5 ग्राम है और l क्या है, जल है ना, जल को जलवाष्प में, जल के वाष्पन की गुप्त ऊष्मा होती है 540। अब इसको गुना कर दो, ई 5 शून्य शून्य, 5 का 20 के शून्य, हाथ बाकी 2, 25 25 2 27, 2700 कैलोरी इज द राइट आंसर। अब अगर आप कोई पढ़ा हुआ नहीं है तो दिक्कत होगी। हाँ कल मैं ऑफिस में ही हूँ दोस्त। ये एकदम अगर आपको अवस्था परिवर्तन के लिए दी गई उसमें Q बराबर ml अगर नहीं पढ़ा हुआ है तो दिक्कत होगा, लेकिन इसको पढ़ लीजिए। कॉन्सेप्ट ऑफ द डे में आपका स्वागत है और ध्यान से देखिएगा, ई वाला टेबल आप जरूर याद रखिएगा दोस्त मेरे। प्रकाश चैप्टर को तो खा पी जाना है। देखो ये तीनों जो है ये प्राथमिक कलर है, लाल हरा और नीला। इसको इसको मिलाओगे ये बनेगा, 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 इसको इसको मिलाओगे ये बनेगा। ये तीनों प्राथमिक कलर है। हम कितना बार बोले हैं इसका जुगाड़ याद करने के लिए, ला मैं नीले पिकॉक को हरा पिला दूं। अब देखो एकदम आसान है, ला मैं नीले पिकॉक को हरा पिला दूं।
अब जो प्राथमिक रंग है, जो कॉर्नर पर जो तीनों रंग है, कौन कौन, लाल, लाल हरा और नीला, लाल हरा और नीला, ये तीनों प्राथमिक रंग है। इसी प्राथमिक रंग से हम लोग द्वितीयक रंग बनाते हैं। इसी प्राथमिक रंग से हम लोग कौन रंग बनाते हैं, द्वितीयक रंग बनाते हैं। लाल हरा और नीला प्राथमिक रंग है, और इसी प्राथमिक रंग से हम लोग द्वितीयक रंग बनाते हैं। और जब प्राथमिक रंगों को मिलाया जाता है तब द्वितीयक रंग बनता है। जैसे इसको इसको मिलाओगे तो ये बनेगा, इसको इसको मिलाओगे तो ये बनेगा, इसको इसको मिलाओगे तो ये बनेगा। और जिन दो रंगों को मिलाने से सफेद रंग बनता है वो एक दूसरे के पूरक है। देखो कैसे, ई जुगाड़ से हम कैसे लिखेंगे, ला मैं नीले पिकॉक को हरा पिला दूं, ला मैं नीले पिकॉक को क्या पिला दूं, हरा पिला दूं। अगला अगला कहता है एक स्रोत तरंग से 0.3 सेकंड में 40 शिखर और 40 गर्त बनाता है, तरंग की आवृत्ति क्या होगा। इस बार तरंग से क्वेश्चन पूछा था दोस्त मैंने। एक शिखर और एक गर्त, ध्यान से देखना, एक कहता है एक स्रोत तरंग 0.3 सेकंड में 40 शिखर और 40 गर्त बनाते हैं, या तो तरंग की आवृत्ति क्या होगी। आवृत्ति क्या होता है, एक सेकंड में दोलन, एक सेकंड में दोलन की संख्या, एक सेकंड में दोलन। दोलन जो होता है, दोलन का मतलब होता है दोस्त मेरे एक शिखर और एक गर्त। शिखर मतलब ऊपर वाला, एक शिखर और एक गर्त हो जाएगा तो उसको दोलन कहते हैं। यानी एक शिखर और एक गर्त मतलब ये पूरा एक दोलन हुआ, एक शिखर और एक गर्त मिला के एक दोलन। भैया 0.3 सेकंड में 40 शिखर और 40 गर्त बना, इसका मतलब 0.3 सेकंड में 40 दोलन हो गया। 0.3 सेकंड में कितना दोलन हो गया, 40 दोलन हो गया। इसलिए एक सेकंड में कितना होगा, एक सेकंड में हो जाएगा 40 बटा 0.3। इसको सॉल्व करो, देखो कितना आता है, पॉइंट उड़ाओगे तो एगो जीरो हो जाएगा, 400 अब बटा 3, तीने का 3, 100, हमको लगता है 33 के आसपास आ जाएगा आंसर। 3 नंबर, 3 नंबर हो जाएगा। ध्यान से देखो, 0.3 सेकंड में 0.3 सेकंड में 40 दोलन, इसलिए एक सेकंड में कितना, 40 बटा 0.3। एक सेकंड में 40 बटा 0.3, तो एक सेकंड में कितना हो जाएगा। एक सेकंड में दोलनों की संख्या को आवृत्ति कहते हैं। एक सेकंड में दोलनों की संख्या को क्या कहते हैं, आवृत्ति कहते हैं। आज मोरे राजा, देखो इसको तो एकदम दोस्त मेरे पढ़ लो बढ़िया से। परावर्तन क्या है, किसी सतह से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौटना परावर्तन, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाना अपवर्तन। पूर्ण आंतरिक परावर्तन, सघन माध्यम में लौट कर आ जाना पूर्ण आंतरिक प्रकीर्णन, प्रकाश का क्षय, किसी खास रंग के प्रकाश का क्षय प्रकीर्णन है। कि प्रकाश का किसी खास दिशा में भेजना ध्रुवन है। विवर्तन क्या होता है, अवरोध के किनारे से टकराकर प्रकाश का जो है छाया में प्रवेश कर जाना विवर्तन है। व्यतिकरण, कभी कभी चमकना व्यतिकरण है। 7 रंगों में विभक्त हो जाना वर्ण विक्षेपन। ये तो इस बार धुआं छोड़ा के पूछा है, ध्यान से देखना। जिस माध्यम में गया उसी में लौट गया परावर्तन, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में अपवर्तन, सघन माध्यम में गया उसी में लौट गया पूर्णांतरिक परावर्तन, प्रकाश का क्षय प्रकीर्णन, किसी खास दिशा में भेजना ध्रुवन, छाया में प्रकाश का प्रवेश कर जाना प्रकीर्णन, कभी कभी चमकना व्यतिकरण, 7 रंगों में विभक्त हो जाना वर्ण विक्षेपण। 7 रंगों में विभक्त हो जाना वर्ण विक्षेपण। अगला 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 कहते क्या बेकिंग सोडा रासायनिक रूप से बेकिंग पाउडर से अलग है, एकदम अलग है। बेकिंग पाउडर जो होता है ये बेकिंग सोडा प्लस टार्टरिक एसिड है, बेकिंग सोडा प्लस टार्टेरिक अम्ल है। देख लो दोनों अलग अलग है। बेकिंग सोडा हो गया NaHCO3, एलपी का ही पूछा हुआ क्वेश्चन है। बेकिंग सोडा NaHCO3 और बेकिंग पाउडर जो है बेकिंग सोडा प्लस टार्टरिक एसिड होता है, दोनों अलग अलग है। जल्दी बताओ व्हाट इज द आंसर। हाँ, ए की भी किसी, जल्दी बताओ व्हाट इज द आंसर। ईमान, दोस्त मेरे पढ़ाई पे ध्यान दीजिए ना तो गड़बड़ हो जाएगा। कहते हैं क्या, हाँ बेकिंग सोडा सोडियम कार्बोनेट है। बेकिंग सोडा जो है ये बेकिंग सोडा सोडियम बाइकार्बोनेट है, सोडियम बाइकार्बोनेट है, जबकि बेकिंग पाउडर सोडियम बाइकार्बोनेट और टार्टरिक अम्ल का मिश्रण है। ए फॉर एप्पल।
गैस की वजह से आयनिक यौगिक के गलनांक और क्वथनांक अधिक होते हैं मजबूत बंधन के कारण। मजबूत बंधन के कारण आयनिक यौगिक के क्वथनांक और गलनांक उच्च होते हैं और कार्बनिक यौगिक के क्वथनांक और गलनांक निम्न होते हैं क्योंकि उसमें कमजोर बंधन होता है। आंसर बता दो क्या हो जाएगा, व्हाट इज द आंसर? डी नंबर कह रहा है बच्चा, प्रबल अंतराण्विक आकर्षण बल भंग करने के लिए ऊर्जा की बड़ी मात्रा की आवश्यकता होती है, इसलिए इसका गलनांक और क्वथनांक उच्च होता है आयनिक यौगिक का। अब वही सहसंयोजक यौगिक का कम होता है। कोयले का जलना, आहा देखो एकदम सिंपल मामला है। कोयला जलेगा मतलब कोयला में कार्बन, कार्बन में ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलेगा और CO2 दे देगा और सिंगल प्रोडक्ट दे दिया, संयोजन अभिक्रिया। टेक्नीशियन का क्वेश्चन आपको दिखेगा नहीं, एकदम सिंपल है। कोई भी चीज जलेगा C+O2, कार्बन कोयला का दिया मतलब कार्बन है, कार्बन ऑक्सीजन से अभिक्रिया करेगा CO2 बना देगा, तो संयोजन अभिक्रिया। संयोजन बताओ तो क्या है? एक ऑप्शन है तुम्हारा क्षेपी उष्मा क्षेपी अभिक्रिया है और दूसरा ऑप्शन है सुसी अभिक्रिया है। जल्दी से बता दो क्या है, क्षेपी है कि सुसी? जल्दी बताओ। जब भी ये संयोग करेगा ना तो कुछ ना कुछ देगा, दैट इज उष्मा क्षेपी अभिक्रिया। नारियल की छाल का निर्माण किस उत्तक में? छाल कराना स्केलन काइमा, कॉलन देखो इसके कारण ही दृढ़ता आता है, दृढ़ता आता है। कॉलन काइमा के कारण लचीलापन आता है, कॉलन काइमा के कारण लचीलापन है। पेरन काइमा के कारण प्रकाश संश्लेषण में मदद करता है। प्रकाश संश्लेषण, कॉलन काइमा लचीलापन, एस्केलन काइमा दृढ़ता, एस्केलन काइमा दृढ़ता। आंसर बता दो, D4 डॉग हो जाएगा क्या? अगला क्वेश्चन देखो, पादप उत्तक। पादप उत्तक की अगर हम बात करें दोस्त मेरे, इस पर हम लोग अलग से कभी बात कर लेंगे फिर से, कल इसका क्वेश्चन हम सेट कर देंगे। एक दो दिन में देखना, ये इसका एक अलग से क्वेश्चन पादप उत्तक का सेट करके तब आपको पढ़ाएंगे और बढ़िया से। साधारण अस्थायी उत्तक के 3 प्रकार देखो, वो हम बता ही देते हैं। एक होता है विभाज्योत्तक उत्तक, जिसको आप कहते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, और एक होता है जब यही विभाजन करना बंद कर देता है तो अस्थायी उत्तक। अब अस्थायी उत्तक 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है सरल और एक होता है जटिल। अब सरल उत्तक भी 3 प्रकार के होते हैं। सरल उत्तक 3 प्रकार के होते हैं, कौन कौन? एक है पेरेनकाइमा, दूसरा है कॉलेनकाइमा और तीसरा है स्केलेरनकाइमा। तीसरा है दोस्त मेरे स्केलेरनकाइमा। अब जटिल उत्तक 2 प्रकार के होते हैं, एगो जाइलम और दूसरा होता है प्लोएम। ध्यान से देखो, विभाज्योत्तक उत्तक 3 प्रकार का होता है, एगो शीर्ष विभाज्योत्तक उत्तक एपिकल मेरिस्टेम, एक होता है पार्श्व विभाज्योत्तक उत्तक लेटरल मेरिस्टेम, एक होता है अंतर्वेशीय विभाज्योत्तक उत्तक जिसको आप कहते हैं इंटरकैलरी मेरिस्टेम। अब ध्यान से देखना, ई होता है लंबाई के लिए, मोटाई के लिए 2 नोड के बीच की दूरी। पेरेनकाइमा प्रकाश संश्लेषण, कॉलेनकाइमा लचीलापन, स्टेरेनकाइमा कठोरता, जाइलम जल के वहन के लिए, प्लोएम खनिज लवण के वहन के लिए। अब दोस्त मेरे क्वेश्चन जो आपका है वो थोड़ा सा देख लो। नारियल की छाल तो दृढ़ता हो ही गया, अगला क्वेश्चन भी तुम देख लो दोस्त मेरे। कहता है साधारण अस्थायी उत्तक के 3 प्रकार। अस्थायी उत्तक के साधारण यानी सरल, साधारण का मतलब सरल, सरल अस्थायी उत्तक के 3 प्रकार, पेरेनकाइमा, कॉलेनकाइमा, स्केलेनकाइमा। बताओ, पेरेनकाइमा, कॉलेनकाइमा, स्केलेनकाइमा, यानी हो जाएगा C4 कैट इज द राइट आंसर। C4 कैट इज द राइट आंसर। चलो अगला सेम मामला है। मेरुरज्जु किस उत्तक से बना होता है? मेरुरज्जु किस उत्तक से बना होता है? मेरुरज्जु मतलब स्पाइनल कोड। स्पाइनल कोड का नाम सुने हो ना, इसमें तंत्रिका उत्तक होता है। तंत्रिका उत्तक में उसी में डेंड्राइड्स। बताओ तो कहां से सिग्नल जाना शुरू करता है? एक ऑप्शन है डेंड्राइड, दूसरा ऑप्शन है एक्सॉन। कहां से सिग्नल प्रवेश करता है? विद्युतीय सिग्नल जो जाता है शुरू कहां से होता है? डेंड्राइड से कि एक्सॉन से? इसी को द्रुमाक्ष कहते हैं, डेंड्राइड से। संयोजी उत्तक में तो रक्त आ गया। एपिथेलियम टिश्यू आंतरिक अंगों को सुरक्षा देने के लिए, एपिथेलियम पेशिया उत्तक चलने के लिए जिम्मेवार है। यदि अस्थि कोशिकाओं में अधात्री और कैल्शियम और फास्फोरस यौगिक पाए जाते हैं तो उपास्थि की अधात्री में क्या पाया जाता है? बताओ। उपास्थि मतलब कार्टिलेज। उपास्थि जो है, कहता है अस्थि में अगर कैल्शियम और फॉस्फेट पाया जाता है, उपास्थि में क्या पाया जाता है? जल्दी बता। प्रोटीन और शर्करा पाया जाता है। प्रोटीन और फॉस्फोलिपिड से कोशिका झिल्ली बनता है।
कोशिका झिल्ली बनता है। और ये उपास्थि जो होता है कार्टिलेज, ये लचीली हड्डी कहते हैं, नाक में, गर्दन में, कान में, इस सब में पाया जाता है। बताओ अगला एंड द सेकंड लास्ट क्वेश्चन, किसी लक्षण की विशेषताओं को नियंत्रित करने वाले जीन किसमें उपस्थित होते हैं? लक्षण को, जब ये लक्षण की बात आ गई, क्रोमोजोम की बात करेंगे। जो जेनेटिक मटेरियल है वो कौन है दोस्त मेरे? क्रोमोजोम ही तो है, गुणसूत्र ही तो है, क्रोमोजोम ही ना है, जिसके बीच वाले पार्ट को सेंट्रोमियर कहते हैं, पढ़े होंगे अगर आप। एंड द लास्ट पुष्प में अगर हम बात करें, पुष्प क्या है? पौधे का मुख्य जनन अंग पूछेगा तो कहेंगे पुष्प है। इसमें सबसे नीचे बाह्य दलपुंज होता है जिसमें क्लोरोफिल पाया जाता है, ये जो हरे रंग का होता है ना, ये दलपुंज है। ये जो बाह्य दलपुंज है दोस्त मेरे, ये जो बाह्य दलपुंज पाया जाता है नीचे की ओर, उसमें जो हरा वाला भाग होता है वो प्रकाश संश्लेषण करता है। बाह्य दलपुंज, बाह्य दलपुंज होता है जो विभिन्न रंग का दलपुंज, यहां थोड़ा सा ठीक कर लो, दलपुंज जो होता है वो अलग अलग रंग का होता है, बाह्य दलपुंज तो केवल हरे रंग का होता है। मादा जनन भाग अंडाशय, वर्तिकाग्र और वर्तिका है। और पुरुष जनन भाग में आता है तुम्हारा पराग कोश और पुतंतु, फिलामेंट जिसको आप कहते हैं, पुंकेसर यानी पुमंग। अनुवांशिकता को प्रभावित करने वाले कारकों के संबंध में मेंडल ने निम्नलिखित में से कौन सी महत्वपूर्ण खोज की? कौन सी महत्वपूर्ण खोज की मेंडल ने अनुवांशिकता के बारे में? मटर के पौधे पर किया। मटर के पौधे को क्यों चुना? क्योंकि उसका लाइफ स्पैन बहुत कम होता है। कहता अनुवांशिकता को प्रभावित करने वाले कारकों के संबंध में मेंडल ने निम्नलिखित में से कौन सी महत्वपूर्ण खोज की? हार्मोन्स के उत्पादन, एक पीढ़ी के सभी संतानों को केवल माता पिता से एक ही तरह के दिखते हैं, स्वनिषेचक केवल पैतृक कोशिका, यौन प्रेरण करने वाले जीवों के कारकों के युग्म अनेक अभिलक्षण व्यक्त करते हैं, बहुत सारे अलग अलग लक्षण पाए जाते हैं। मेंडल ने अनुवांशिकता के बारे में बताया, किस पौधे पर? मटर के पौधे पर। क्यों? क्योंकि मटर के पौधे का लाइफ स्पैन कम होता है, मनुष्य पे करता तो 70 साल उसको एक बार एक वेरिएशन देखने में लग जाता। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, लव यू ऑल, नमस्कार। अगर आपको हमारा सेशन अच्छा लगा तो एक बार जल्दी से 8 टाइप कर दीजिए। हमारा काम है पढ़ाना, वही काम हम करते हैं और उम्मीद करते हैं कि आपके लिए बेहतर से बेहतरीन कंटेंट लेकर आए। अगर आपको सेशन अच्छा लगता है तो एक बार 8 टाइप कर दीजिए। कल फिर मिलेंगे हम लोग, लेकिन मेरे से पढ़ने के लिए आपको पेशेंस की आवश्यकता होगी। अगर जीवन बदलना है, पढ़ना है, तभी आप मेरे पास आइएगा, नहीं तो आपको जो दिल करे वो कीजिएगा। सिंपल सी बात है। अगर आपको लगे कि पढ़ना है और पढ़ के हमको अपना जीवन बदलना है तो आइएगा, हम पढ़ा देंगे, बाकी कुछ नहीं आता है। थैंक यू वेरी मच, लव यू ऑल, नमस्कार। अन्य अगर लगे रील्स देख के हमारा जीवन बदल जाएगा तो वो कर सकते हैं, आप एक बार करके देखिए, बहुत कष्ट हो। इसलिए दोस्त मेरे, पढ़ाई कीजिए और हमारे पास आइएगा तो हम पढ़ा देंगे, ये वो काम हमको आता है। थैंक यू वेरी मच।